हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉस्लॉग्स। सो हमने अपने इस चैनल पे एक फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। ये फिज़िक्स का टॉपिक है एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मुझे तो इम्पल्स का नाम आते ही एक टर्म याद आता है, वन नाइट फाइट। लाइक वन नाइट में फुल फाइट करते हैं इंजीनियर्स। वो लोग क्या करते हैं, लाइक पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करेंगे एंड जब एग्ज़ाम की नाइट आती है, लाइक कल उनका एग्ज़ाम है, तो वो एक रात पहले सोचते हैं कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, पूरा कोर्स कुछ शॉर्ट वे में करके एंड अगले दिन पेपर अच्छे से दे दें। तो मैं तो इम्पल्स उसी से याद रखता हूँ, लाइक लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कम समय में लगा लें और फाइनाइट चेंज मतलब मोमेंटम में चेंज ले आए। सो लाइक वाइज दे डू, लाइक वो कम समय में कोशिश करते हैं, पूरा कोर्स जो 6 महीने का कोर्स है उसको एक रात में करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स। ओके, जैसे एक क्रिकेटर जब एक बॉल को हिट करता है बैट से, तो वो एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, तो वो भी एक इम्पल्स का ही एग्जाम्पल है। इम्पल्स अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लोग जे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर होता है एंड इट इज़ अ फोर्स विच ब्रिंग्स अबाउट टोटल चेंज इन मोमेंटम। मतलब इम्पल्स ही पूरा जितना भी चेंज हो रहा है मोमेंटम में उस कंडीशन में, वो इम्पल्स ही वो फोर्स है जो उसको ब्रिंग अबाउट करता है। इसको हम लोग एक छोटा सा एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक टाइम इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं, लेट से 0 से T का, एंड हम ये मान लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम है वो P1 से P2 पे चेंज हुआ है। ओके, अब जैसा कि हमें पता है फोर्स का, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, dp/dt होता है। मतलब जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम है। जैसे यहाँ पे इम्पल्स वाला फोर्स है तो उसने मोमेंटम में चेंज लाया। अब हम क्या करते हैं, dt को इस तरफ ले लेते हैं और dp को यहाँ पे रहने देते हैं। नाउ इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। तो अब फोर्स इनटू दैट पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम, दिस इज व्हाट इज इम्पल्स। मतलब फोर्स लगा है, एक बहुत कम समय के लिए फोर्स लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये वहीं 0 से T वाला टाइम इंटरवल था हमारा, तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पल्स आ गया। अब ये जो यहाँ पे मोमेंटम है P1 से P2, तो dp का इंटीग्रेशन क्या आएगा, p, फिर उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। सो बेसिकली जो हमारा J है वो क्या आ गया, P2 माइनस P1, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी को हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। नाउ व्हाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्योंकि हमने इसमें इम्पल्स को और चेंज इन मोमेंटम को लिंक किया है विद द हेल्प ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। सो अगेन, इम्पल्स, इट्स अ लार्ज फोर्स acting for a short time duration to produce a finite change in momentum. इम्पल्स में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जो जर्क का इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम फील होता है अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि क्रिकेट में हमने देखा है एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, जब भी प्लेयर्स कैच करते हैं बॉल को, जब बहुत दूर से बॉल आ रही है एंड दे आर कैचिंग द बॉल, सो व्हाट हैपन्स कि वो अपना हैंड थोड़ा सा लोअर करते हैं, मतलब कैच लेने के बाद हाथ को नीचे लेके आते हैं। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे उस सीन में इम्पल्स कैसे है ये समझ लेते हैं। क्योंकि क्रिकेटर ने बॉल का मोमेंटम में चेंज लाया है, बॉल बहुत तेज आ रही थी, एकदम से वो उसको स्टॉप कर रहा है, सो मतलब मोमेंटम में चेंज आया। एंड कैच बहुत कम टाइम में होता है, जैसा कि हमें मालूम है कुछ सेकेंड्स का फिनोमिना है ये। सो बहुत कम टाइम में मोमेंटम का ज़्यादा चेंज आया, मतलब इम्पल्स वहाँ पे है। सो अब अगर क्रिकेटर ने उसको इंस्टेंटली कैच करके वहीं पे रोक दिया होता, तो उसको जो इम्पल्स का इफेक्ट है, जो फोर्स का इफेक्ट है, वो ज़्यादा फील होता। बट उसने क्या किया, लोअरिंग ऑफ हैंड, मतलब कैच करने के बाद हाथ को थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा है,
तो उसने एक्चुअली में क्या किया, नीचे लाते वाले प्रोसेस में जो टाइम ड्यूरेशन था वो इंक्रीज कर दिया, उस इम्पल्स को हैपन होने का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो उसने जर्क फील किया वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, व्हीकल्स में जो शॉकर्स होते हैं वो भी सेम रोल प्ले करते हैं, वो भी जो जर्क है उसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करते हैं ओवरऑल। अगर मान लीजिए शॉकर नहीं है तो हमें इंस्टेंटली एकदम से लगेगा, तो वो बहुत तेज फील होता है, बट शॉकर्स होने से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है उस मोमेंटम में चेंज होने की। तो उससे शॉकर्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी जर्नी को कंफर्टेबल बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक बहुत ही कॉमन लॉ है एंड हम में से ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि इसका एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, फिर भी इसमें एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो हम लोग मिस करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेयर, कि कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होगा, मतलब अगर हमने कोई भी एक फोर्स क्रिएट किया है तो उसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स ज़रूर रहता है वहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दो बॉडीज़ का एग्जांपल लिया है, तो ए बॉडी ने बी पे कुछ फोर्स लगाया, तो उसको मैं एफ ए बी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, देन बी ने ए पे लगाया, तो उसको हम लोग एफ बी ए से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो ये फोर्स हैं ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन नेचर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें वो एक क्रूशियल पॉइंट क्या है, जो फोर्स एक्ट होता है वो नो डाउट इक्वल होता है, बट वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, वो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे ए ने जो फोर्स लगाया है वो बी पे लगाया है, और जो बी ने फोर्स लगाया है वो ए पे लगाया है। सो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, एक फोर्स दूसरे पे लगेगा तो दूसरा पहले वाले पे लगेगा। ओके, एंड अगर इसमें हम ये देखें कि वो सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता वो फोर्स, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे हो रहा होता, तो उस केस में वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते और इफेक्ट जो है फोर्स का वो हमारा ज़ीरो हो जाता। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ बहुत क्रूशियल है कि जो भी फोर्स एक्ट होता है, दोज पेयर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। जैसे हम आगे जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक लिफ्ट वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो लिफ्ट में सपोज कोई एक पर्सन खड़ा है, तो जो उस पर्सन का वेट है वो एज एन एक्शन लग रहा है, तो उसने लिफ्ट पे लगाया। अब लिफ्ट एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है तो वो पर्सन पे लगा रही है, तो यहाँ पे दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, एक लिफ्ट है और एक पर्सन है, तो दो अलग अलग बॉडीज़ पे एक्शन और रिएक्शन पेयर लग रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। नाउ एक पर्सन लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा है एंड उसका जो वेट है वो हम लोग एक वेइंग मशीन से वहाँ पे नोट करते जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ लिफ्ट, मतलब लिफ्ट अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो वेट है उसकी वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा। वो एक हम अपेरेंट वेट कंसिडर करेंगे क्योंकि मैन का तो वेट फिक्स्ड है, बट लिफ्ट के मूवमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वी आर सेइंग इट कि वो एक अपेरेंट वेट है मैन का लिफ्ट में। नाउ अब ये कैसे चेंज लाता है इसको हम लोग एकदम इजीली समझ लेते हैं। लेट्स से कि एक मैन है, उसका मास हम लोगों ने m लिया हुआ है, एंड तो उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा mg, जो कि लिफ्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाली है, लिफ्ट में वेइंग मशीन जो आपने रखी है वो एक्सपीरियंस करने वाली है। अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा लिफ्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो उस केस में क्या होगा, जो आर है मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वहीं क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। तो मतलब वी आर गेटिंग ट्रू वेट, मतलब इस केस में वो पर्सन का ट्रू वेट हमें मिल जाएगा। बट लेकिन अब मूवमेंट जब स्टार्ट होता है लिफ्ट का, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ लिफ्ट जो वेट है वो डिफर होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड अपेरेंट यूज़ किया है, मतलब नॉट ट्रू। बेसिकली वो हमें ऐसा लग रहा है बट वो है नहीं वैसा। अब इसमें पहला केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज अपवर्ड मूवमेंट वाला। तो अपवर्ड्स मूवमेंट में क्या होगा, लिफ्ट का जो मूवमेंट है वो ऊपर जा रहा है, तो उस केस में रिएक्शन फोर्स ऊपर रहेगा, एंड
ये जो फोर्स है ये नीचे है तो आर माइनस एम जी, एंड जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो अपवर्ड्स है तो वो आर के डायरेक्शन में है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से जो हमारा आर आया वो क्या है, एम जी प्लस एम ए, या फिर अगर हम इसमें एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए। तो इस केस में क्या हुआ कि ये ऐड अप हो जा रहा है, मतलब जो जी और ए हैं वो ऐड हो जा रहे हैं, तो जो मास है वो हमें ज़्यादा फील होगा, मतलब जब ऊपर जाती है लिफ्ट तो जो मास है पर्सन का वो ज़्यादा फील होता है। अब नेक्स्ट केस आता है डाउनवर्ड्स वाला। डाउनवर्ड्स के केस में क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो हम नीचे आ रहे हैं, एम जी डाउनवर्ड्स है बट रिएक्शन अगेंस्ट में है, ऊपर है, तो माइनस आर इज इक्वल्स टू एम ए। इस केस में जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एम ए, या फिर अगर हम इसमें से एम कॉमन ले लें तो जी माइनस ए। मतलब ये वाला कौन सा केस हो गया, इसमें वेट हमें कम फील होगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो गया। एंड डेली लाइफ में भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम डाउनवर्ड्स आते हैं, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है तो हमें अपना वेट कम लगने लगता है। सो हमने 3 केसेस पे बात करी। एक तो था कि रेस्ट पे, मतलब कोई ए अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स नहीं था, तो उस केस में आर और एम जी इक्वल हो गए, मतलब वही ट्रू वेट हमें मिला। बट अपवर्ड्स के केस में क्या हुआ, आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब वो वेट हमें ज़्यादा फील हुआ। डाउनवर्ड्स के केस में सब्ट्रैक्शन हो गया तो वेट कम फील होता है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, आई होप कि वो कभी किसी के साथ ना हो डेली लाइफ में। बट मान लीजिए कि जो यहाँ पे लिफ्ट का जो कॉइल है वो टूट गया, मतलब लिफ्ट जो अटैच्ड है यहाँ पे वो अगर ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक हो जाने से क्या होगा, लिफ्ट फ्रीली फॉल्स, मतलब लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरने लगेगी, तो उस केस में कोई भी एक्शन या रिएक्शन रह ही नहीं जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस ऑकर होगी, मतलब जो आर है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम सेम ग्रेविटी की स्पीड से फॉल कर रहे हैं, तो एक ही जगह भी जी आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होके ज़ीरो हो जाएगा। सो जो पूरा का पूरा रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इससे कौन सी फीलिंग आ जाएगी, वेटलेसनेस वाली, मतलब पर्सन विल फील कि उसका कोई वेट ही नहीं है। तो वैसे ही जब अगर कोई पर्सन ऊपर से गिरता है नीचे ग्रेविटी के एक्शन में, तो उस पर कोई भी अलग से एक्शन रिएक्शन नहीं लगता है, तो उसको फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस ही आती है। एंड सेम थिंग हैपन्स इन लिफ्ट ऑल्सो। सो आई होप आपको ये लिफ्ट के चारों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो।